हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड जेई। रेलवे एग्जाम में साइंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरल साइंस के पिछले वर्ष के सर्वोत्तम प्रश्न। आज हमारा डे 21 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Which of the following may be measured through a Romer scale? कौन सा चीज हम रोमर स्केल से मेजर करते हैं? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर हम रोमर स्केल से मेजर करते हैं। टेम्परेचर यहाँ पर जो हम मेजर करते हैं, जीरो सेट एट द फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो जीरो होता है एंड इट्स 80 डिग्री मार्क एट द बॉइलिंग पॉइंट। और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है जीरो और 80 डिग्री होता है क्या, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। Which of the following is the first man-made plastic that is bad conductor of heat? सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक है और जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है? सो करेक्ट आंसर इज द बैकेलाइट। ओके, एंड इट इज ए काइंड ऑफ thermosetting plastic. Okay, and which is a bad conductor of both heat and electricity. It is a obviously a man-made plastic. So correct answer is bakelite. And इसका जो नेचर है, it is a kind of thermosetting plastic. In which among the following orbits does the satellites circle Earth directly above the equator? So यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑर्बिट होगा जहाँ पर सैटेलाइट अर्थ को सर्कल करता है डायरेक्टली अबव द इक्वेटर? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, in the geostationary orbit, it is a type of geosynchronous orbit, which means the satellite orbital period is the same as the rotation period of the earth. Okay, अर्थ का जो रोटेशन पीरियड होता है इस सैटेलाइट का ऑर्बिट जो रोटेशन टाइम है वो सेम होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। The transfer of heat from a higher temperature to lower temperature occurs due to the actual mass movement of the molecule. So जब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर होता है, सो यहाँ पर क्या होता है, ऑकर्स ड्यू टू द एक्चुअल मास मूवमेंट ऑफ, जहाँ पर मॉलिक्यूल का भी क्या होता है, मूवमेंट होता है, मास मूवमेंट होता है। सो उस तरह का जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं, दैट इज द कन्वेक्शन। ओके, एंड इट ऑकर्स ओनली इन फ्लूइड्स, जैसे लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट का ट्रांसफर होता है। और भी दो प्रोसेस है जैसे हीट ट्रांसफर होता है, एक होता है कंडक्शन, ओके, और एक होता है रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड में कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होता है, और रेडिएशन सन से जो हीट आता है अर्थ में वो रेडिएशन प्रोसेस से आता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से जो हीट ट्रांसफर होता है ये फ्लूइड में होता है, जैसे लिक्विड और गैसेस में। The energy possessed by a body due to its change in the position or shape is called. सो किसी भी चीज में, किसी भी ऑब्जेक्ट यानी बॉडी में जो एनर्जी पाया जाता है उसके पोजीशन और शेप के कारण, सो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। सो करेक्ट आंसर इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे मेजर करते हैं, दैट इज द mgh। एम होता है क्या, एम होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जी होता है ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन, और एच होता है हाइट। पोटेंशियल एनर्जी का हम दो तरह के डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, और एक होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है ड्यू टू कोई ऑब्जेक्ट कितना हाइट में प्रेजेंट है उसके हिसाब से, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप के चेंज होने में उसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। एन ऑब्जेक्ट विथ ग्रेटर डैश हैज ग्रेटर इनर्शिया। एक ऑब्जेक्ट के पास कौन सा चीज ऐसा ज्यादा होगा जिससे इसका जो इनर्शिया होगा ये भी ज्यादा होगा। सो एन ऑब्जेक्ट विथ ग्रेटर मास, ऑब्जेक्ट विथ ग्रेटर मास हैज ग्रेटर इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मास ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ओके, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन मास। द ऑब्जेक्ट with the greater mass will hold the greater inertia. सो करेक्ट आंसर इज मास। मास ऐसा चीज है
किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको उसी चीज का मास कहते हैं। मास किसी भी जगह पर चेंज नहीं होता। सपोज किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, सपोज मून में किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास 12 केजी होगा, अर्थ में भी उसका जो मास वो 12 केजी होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेजर इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूस, लेजर एक डिवाइस है, वो कौन सा चीज प्रोड्यूस करता है? सो लेजर इज ए डिवाइस, ये प्रोड्यूस करता है ए बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट। ओके, सो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ए बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट। ओके, लेजर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए हाईली मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट ए यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। सो करेक्ट आंसर इज ए बीम ऑफ कोहेरेंट लाइट। इसमें लेजर से मोनोक्रोमैटिक एक ही तरह का लाइट प्रोड्यूस होता है। The amount of light entering the human eye is controlled by, so human eye में जो light enter करता है वो किससे कंट्रोल होता है? So यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा pupil. Okay, the amount of light entering the human eye is controlled by the pupil, and iris control the size of the pupil, and pupil regulates the amount of light entering the human eye. Iris कंट्रोल करता है pupil को। ओके, और प्यूपिल कंट्रोल करता है ह्यूमन आई में कितना लाइट पहुंचेगा। इन केस ऑफ द डार्क रूम, पीपल जो प्यूपिल है वो डायलेटेड हो जाता है, और जो जहाँ पर सनी एरिया जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा होता है उसी जगह पर पीपल क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है। पीपल कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाते हैं मोर लाइटेड एरिया में, और डायलेटेड हो जाता है जहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा कम होता है, यानी डार्क रूम में। सो ह्यूमन आई में जो लाइट एंटर करता है वो पीपल से कंट्रोल होता है। व्हाट टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इक्वल? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में इक्वल होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। ओके, -40 डिग्री। तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं C/5 = A - 32/9। सपोज टेम्परेचर मान लेते हैं x, सो x/5 = x - 32/9। इसी इक्वेशन से x का वैल्यू आ जाएगा -40। ओके, 40 डिग्री। सो -40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज -40 डिग्री। Navigate acceleration occur in the opposite direction of, negative acceleration occur in the opposite direction of, so correct answer हो जाएगा velocity। Negative acceleration occurs in the opposite direction of velocity, and velocity it is a vector quantity and it has both magnitude as well as direction। Okay, so negative acceleration occur in the opposite direction of velocity, एंड वेलोसिटी एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज प्रेजेंट है। Which of the following is a secondary cell? निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी सेल का उदाहरण है? सो करेक्ट आंसर इज निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल इज ए एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल। ओके, सो दो तरह का सेल होता है, एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। ओके, निकल कैडमियम सेल, इसके अलावा और होता है एडिशन सेल, ओके, and lead acid cell। Okay, these are the all secondary cell. In case of the secondary cell in which the chemical reaction can be reversed by using an external energy source that is recharges the battery। Okay, so secondary cell में क्या होता है, secondary cell में इसको हम रीयूज कर सकते हैं। so यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा निकल कैडमियम सेल। एंड प्राइमरी सेल में क्या होता है, प्राइमरी सेल में वंस द केमिकल आर यूज्ड अप द बैटरी स्टॉप एंड वर्किंग। प्राइमरी सेल में एक बार केमिकल यूज्ड अप हो गया तो फिर वो काम नहीं करता है। जैसे प्राइमरी सेल का एग्जांपल है ड्राई सेल, ओके, ड्राई सेल, डैनियल सेल, वोल्टिक सेल, ये सब है क्या, ये सब प्राइमरी सेल का एग्जांपल है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा निकल कैडमियम सेल। इसके अलावा और भी है एडिशन सेल, lead acid cell, these are the example of secondary cell। The area of the retina where the vision is highest is, रेटिना में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर विजन हाईएस्ट होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोबिया। ओके, सो इट इज a small depression in the retina where visual acuity is the highest and it is the densely packed with cone photoreceptor cell।
ओके, सो रेटिना में ऐसा कौन सा जगह है जहां पर विजन सबसे क्लियर होता है और हाईएस्ट होता है? सो दैट प्लेस इज द फोविया। अर्थ सरफेस री-एमिट्स हीट इन द फॉर्म ऑफ, अर्थ का जो सरफेस होता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट, जो सन से आता है उसके बाद वो री एमिट करता है हीट को, वो किस फॉर्म में करता है? सो ये करता है इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में। सो करेक्ट आंसर इज इंफ्रारेड रेडिएशन and it is the invisible to human eye, however we can feel its heat। okay, ये human eye में invisible होता है पर ये जो heat है ये हम feel कर सकते हैं। so correct answer is infrared radiation। which of the following is the process of splitting of the heavy nucleus of radioactive atom into smaller nuclei when they bombard with low energy nutrients? सो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पर हम जो हेवी न्यूक्लियस होता है जो वो टूट जाता है, ओके, और एटम स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूटता है और व्हेन बॉम्बर्ड विद द लो एनर्जी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन से जब हम बॉम्बर्ड करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज द न्यूक्लियर फिशन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियर फिशन, इसको हम न्यूक्लियर फिशन के नाम से जानते हैं। Uranium and plutonium are the most commonly used for fission reaction in the nuclear power plant। Okay, यहाँ पर यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ओके, ये दोनों चीज यूज किया जाता है। यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फिशन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। सो करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियर फिशन। Which of the following statement is correct related to the surface tension? निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है सरफेस टेंशन रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर when impurities are dissolved in water the surface tension of water decreases। ओके, किसी भी वाटर बॉडी में अगर हम impurities डाल दें, ओके, तो क्या होगा? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीज, वाटर का जो सरफेस टेंशन होगा वो कम हो जाएगा। सो इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सरफेस टेंशन। Which of the following is defined as force acting normally on unit area of surface? So ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पर फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस? सो दैट इज द, इसको हम प्रेशर के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। सो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया एंड प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया एंड इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है पास्कल। ओके, so pressure equals to force upon area। Loudness of sound is proportional to the dash of the amplitude of the vibration producing the sound। so यहाँ पर पूछा जा रहा है loudness और amplitude का relation क्या है? so it is the loudness is directly proportional to the square of the amplitude। okay, loudness is directly proportional to the square of the amplitude। so correct answer हो जाएगा square। okay, loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound। Which of the following is a electromagnetic wave? निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है? So correct answer is infrared ray। Okay, infrared ray it is a example of electromagnetic wave and infrared ray wave that consist of vibrating electric and magnetic fields are called electromagnetic wave। ओके, सो यह और भी एग्जांपल है जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, एक्स रे, गामा रे एंड विजिबल लाइट, these are the all example of electromagnetic wave। A concave lens has focal length that is the 15 centimeter if the object is placed at 30 centimeter from the lens then what is the image distance? सो यहाँ पर पूछा जा रहा है सो एक कॉन्केव लेंस के सामने, कॉन्केव लेंस इसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ओके, सो 15 सेंटीमीटर कॉन्केव लेंस, तो फोकल लेंथ हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट यानी यू, ये इसको प्लेस करें 30 सेंटीमीटर, सो ये भी हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यहाँ पर 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसी फॉर्मूले में अगर हम अप्लाई करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा v इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। ओके, नेगेटिव साइन यहाँ पर सिग्निफाइज ए वर्चुअल इमेज। ओके, जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। सो ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 centimeter if the object is placed at 30 centimeter from the lens
देन व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, इमेज कितना डिस्टेंस में प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पर अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ पर ए फॉर यू का वैल्यू दिया हुआ है, कॉन्केव लेंस में जो फोकल लेंथ होता है माइनस में होता है, और जो इमेज दिया गया है वो भी -30 सेंटीमीटर होगा। ऑब्जेक्टिव प्लेस एट द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। सो यहाँ पर एफ इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो v का मान आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये इम्प्लाइज करता है ये वर्चुअल इमेज, जो इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। To hear a distinct echo, and what is the minimum time interval required between the original sound and the echo? Okay, so echo सुनने के लिए जो कितना मिनिमम टाइम इंटरवल होना चाहिए ओरिजिनल साउंड एंड इको के बीच में। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ओके, 0.1 सेकेंड इतना टाइम का इंटरवल होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और इको के बीच में। ओके, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द obstacle from the source of sound for hearing distance echoes must be 17.2 मीटर। ओके, मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो होता है 17.2 मीटर। ओके, एंड इको साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इको कैसे प्रोड्यूस होता है, ये साउंड के रिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।